Have a nice day, students. Class 8, subject Hindi, and by as usual Tiwari sir. You all of you know. 3 चैप्टर हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया। सबसे पहला जो चैप्टर था वो आपने बहुत पहले ही देख चुका है आपने उनको, और उस पर आप लोग उम्मीद है कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनका नोट्स बना रहे होंगे, उनकी उस चैप्टर का फेयर कॉपी कर रहे होंगे, उस चैप्टर का फेयर कर रहे होंगे। तो आपको हर एक चैप्टर जो भी यहाँ से आपको बताया जा रहा है सबका फेयर करना है, और टोटल कंप्लीटली अच्छे अक्षर में, अच्छे हैंडराइटिंग में और सही स्पेलिंग के साथ आपको फेयर करना है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हम जानेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 4 में जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में ऋतुराज। ऋतुराज आप सभी जानते हैं, ऋतुराज किसको कहा जाता है, कौन सा ऋतु को कहा जाता है? ऋतुराज कहा जाता है वसंत को। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, जो कि अंग्रेजी महीने के मार्च अप्रैल महीने में आप लोग उनको महसूस करते हैं। वसंत ऋतु के समय, फागुन महीने के समय, यानी मार्च के समय, खैर जो भी है। तो जलियांवाला बाग में ऋतुराज, ये कविता का शीर्षक है, और इस कविता को लिखने वाले जो रचयिता हैं वह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जो रचयिता हैं वह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपने उनकी कविता पढ़ी है, वीरों का कैसा हो वसंत, और झांसी की रानी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पूरे कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, और इस कविता से उन्हें भारत के साथ साथ बाहर में भी, विदेशों में भी इस कविता के माध्यम से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की उन्होंने। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के, मतलब जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। और उनका जो निधन हुआ एक मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को उनका निधन हुआ। उनकी जो रचना आप लोग को भी हमने बताया कि झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, इस प्रकार से उन्होंने कई रचनाएं, ऐसी मार्मिक रचनाएं, हृदय को छू लेने वाली रचनाएं उन्होंने समस्त पाठकों के बीच रखा है। वीरों का कैसा हो वसंत तो कारुणिक, बहुत ही करुण रचना है उनकी, कि जब हमारा देश गुलाम है, जब हमारा देश प्रतंत्र है, तो ऐसे प्रतंत्रता की स्थिति में हम सभी भारतीय, हम सभी हिंदुस्तानी, हम सभी गुलामी की दंश सह रहे सभी भारतीय किस प्रकार वसंत मनावें, किस प्रकार आनंदित हों, ये प्रश्नवाचक बात हो जाती है। तो उन्होंने इस प्रकार की बातों को वीरों का कैसा वसंत में लिखा है। झांसी की रानी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के बारे में उन्होंने उनका जीवन वृत्त जो है, जीवन चरित्र, उस कविता के माध्यम से, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने पूरे समस्त पाठकों के बीच रखा है। और अपनी अगली पंक्ति, अपनी अगली कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच, है ना, इन्होंने रखा है जलियांवाला बाग में ऋतुराज। स्टूडेंट्स, हम लोग सभी जानते हैं कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में कैसे कैसे बदलाव आते, प्रकृति में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। कि वसंत ऋतु आने के बाद प्रकृति खिल उठती है, जो पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं उस पर नए नए पत्तियां आने लग जाती हैं, फूल खिलने लग जाते हैं। उपवन जो है कई फूलों के खिलने से महक उठता है, और इस प्रकार से पूरा वातावरण जो है ऐसा महसूस होता है कि वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में चहक रहा हो। यहाँ तक कि जो सुबह के बेला, प्रातःकालीन समय की जो
हवा चलती रहती है उस समय, वो भी बिल्कुल धीमे धीमे भीगी भीगी सी हवा चलती है। ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति के हर एक कण में वसंत ऋतु के आगमन का आभास हो रहा है। और इसी समय वसंत ऋतु के समय ही कोयल का भी आगमन होता है और आम के वृक्ष पर आम के आने का जो संकेत, जिसको हम लोग को मंजरी कहते हैं, वो मंजरियां भी आम के पेड़ पर दिखने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने लगता है शीत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु के बाद वसंत ऋतु के आगमन से। इसलिए चूंकि वसंत ऋतु में प्रकृति एक नए रंग, एक नए आवरण को धारण करती है, एक नए उत्साह को दर्शाती है, समस्त लोगों के हृदय में अपने अनुभव को महसूस कराती है कि वसंत ऋतु के आगमन का समय है। सभी लोग मदमस्त रहते हैं, सभी लोग उमंग में रहते हैं, सभी लोग एक वातावरण में परिवर्तन देखकर उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसे मौसम में कि जब प्रकृति हिलोर ले रहा हो परिवर्तन की, ऐसे मौसम में जब प्रकृति में नए नए फूल खिल रहे हों, फूल जो बिल्कुल खिल करके अपनी सुगंध को वातावरण में बिखरा कर एक मनमोहक माहौल उत्पन्न कर रहे हों, ऐसे मौसम में जब उस वक्त को याद किया जाए कि जब निहत्थे भारतीयों के द्वारा जलियांवाला बाग में सभा की जा रही थी और सभा किए जा रहे थे, और अंग्रेज सरकार के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, अंग्रेज सरकार के ऑफिसरों के द्वारा जो वहाँ पर बिल्कुल बर्बरता के साथ जो गोलियां चलाने का जो कारुणिक, जो एक भीषण से जो वहाँ पर कार्य हुए, जो हमारे निहत्थे भारतीय वहाँ अपने धरती की गोद में सो गए सदा के लिए, देश के प्रति सोचते सोचते। ऐसे हाल में, ऐसे मार्मिक अवसर पर, ऐसे मार्मिक हालात में वसंत ऋतु अगर नाचते गाते झूमते आए तो कितना विचित्र अनुभव करते हुए रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान ने वसंत ऋतु को आने का उनको आगमन का तो आग्रह किया है, लेकिन वसंत ऋतु से भी कवयित्री कहती हैं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से आइए, आपका आगमन शांतिपूर्ण ढंग से हो। क्यों? क्योंकि ये जलियांवाला बाग साक्षी है उन समस्त निहत्थे भारतीयों का जो एकमात्र सभा में अपनी प्रतिभागिता दे रहे थे और आगे के स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के संदर्भ में अपने रणनीति तैयार कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजों के ऑफिसर के द्वारा जो बर्बरता के साथ, जो बिल्कुल कठोरता के साथ, निःशंसता के साथ जो गोलियां चलाने का काम हुआ, ये समस्त उस समय जो समस्त देश के लिए एक मर्माहत कर देने वाला वो क्षण था। पूरा देश दहल उठा उस समय का ये वातावरण। और ऐसे मौसम में अगर वसंत ऋतु का आगमन हो तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवयित्री उसे रोकती है, ठहरो, संभल के आना, शांतिपूर्ण ढंग से आओ। तो कविता का लाइन देखिए कि जहां कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमण कर भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली है मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क बने व झुल से। कि जहां कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमण कर भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिट्टी है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। कवित्री कहती हैं कि जलियांवाला बाग वो माहौल बन चुका है,
वो स्थान बन चुका है जहाँ कोयल नहीं कूक पा रही है। उनकी हत्या देखकर, उस बलिदानियों को देखकर कोयल के मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल पा रहा है, कोयल के मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। तो कोयल वहाँ नहीं गा पा रही है। वसंत ऋतु के आगमन के बावजूद भी कोयल नहीं गा पा रही है। हाँ, लेकिन कौवा बहुत शोर मचा रहा है, कौवा अत्यधिक शोर मचाता है। यहाँ कौवे का जो है तुलना उस अंग्रेज के ऑफिसरों से की है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, कि काले काले कीट भ्रमण कर भ्रम उपजाते। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ भ्रमण गूंज रहा है, लेकिन भ्रमण नहीं गूंज रहा है, लोगों की चीखें गूंज रही हैं। कलियां भी अधखली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झूठे। यहाँ पुष्प या पौधे जो शब्द हैं वो भारतीय के लिए प्रयोग किया गया है। कवयित्री कहते हैं कि यहाँ जो कलियाँ, इस बाग में जो कलियाँ खिली हैं, जितनी खिली थी उतनी खिलती भर रह गई, उतनी खिली भर रह गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो निशंस हत्या हुई उसको देखते देखते जो उनके खिलने का जो उमंग था, उत्साह था, वो भी सुषुप्त हो गया, वो भी सुप्त हो गया, वो भी शांत हो गया और कलियां नहीं खिल पाई। मिली है कंटक कुल से, ऐसा लगता है कि वो किसी कांटे के साथ जा मिली, उन्हें भी दुख हो गया, कलियों को भी दुख हो गया, वो अधखिली की अधखिली रह गई। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं या थुलके। कवयित्री कहती हैं कि इस बाग में जो पौधे हैं, फूल हैं, शुष्क हो गए हैं, सूख गए हैं, या उस प्रकार के निरसंस हत्या को देखकर झुलसे से हो गए हैं। कविता का अगला लाइन देखिए, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। परिमल का मतलब होता है सुगंध। जब हम लोग फूल के पास जाते हैं तो उसे पराग कण के कारण उसमें सुगंध उत्पन्न होता है, सुगंध उत्पन्न होती है। तो परिमलहीन सुगंध के बिना पराग दाग सा बन पड़ा है। ऐसा लगता है कि फूल में जो पराग कण है वो बिल्कुल दाग सा हो गया, बिल्कुल बेकार सा हो गया, क्योंकि वो सुगंधहीन हो गया है। और सुगंधहीन क्यों हो गया? कि उस अवसर का वो साक्षी बना है, इसलिए वो सुगंधहीन हो गया कि परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कवित्री कहती हैं कि इतने नृशंस हत्या के बाद देश के लिए सोचने वाले उन समस्त वीरों की जो हालत हुई है, जो अवस्था हुई है, जो वो लोग अपने देश के प्रति कुर्बान हुए हैं, शहादत दी उन्होंने, जो अपने बलिदान दिए, जो अपने बलिदान से उस माहौल को, उस वातावरण को मर्माहत कर गए। ऐसे मर्माहत समय में हे वसंत ऋतु, आपका शोर मचाना उचित नहीं है। आपको भी देशभक्त, देश के प्रति जो बलिदान व्यक्त किए हैं वैसे महान सपूतों के प्रति सम्मान जनक अवस्था में, सम्मानजनक मुद्रा में आपको आना चाहिए। बिल्कुल आपको शांत रहना चाहिए। वसंत ये शोर मचाने या ये उत्सव मनाने का समय नहीं है। वसंत, कवियत्री कहती है कि वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। लेकिन क्या है कि प्रकृति की तो नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है। वसंत है तो ग्रीष्म भी होगा, ग्रीष्म है तो शिशिर भी होगा, ऋतुएं परिवर्तन होंगी। संसार में कोई भी चीज़ एक स्थान में या एक अवस्था में नहीं रह सकता, परिवर्तन तो होना है। लेखिका या कवियत्री ये मानती हैं कि परिवर्तन तो होना है। वसंत आया है तो वसंत तो अपना स्वभाव के, वसंत अपने स्वभाव से कार्य तो करेगा, लेकिन रचयिता, लेकिन कवियत्री इस कविता में वसंत से आग्रह करती है, उन्हें अनुरोध करती है कि आपके ऋतुकाल में हवाएं चले, लेकिन वो ज़्यादा शोर ना मचाए, मंद चाल से चले, धीमे चाल से चले। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना है। और उनके बलिदान से जो समस्त लोगों के हृदय में जो दुख का सागर उमड़ पड़ा है,
उसे शांत मत करना, उस सागर को उमड़ने देना, ताकि वो भाव एक प्रतिकार के रूप में समस्त भारतीयों के हृदय से बाहर निकले और ये जो बलिदान इन्होंने दिया है उनके प्रति प्रतिकार की भावना समस्त भारतीयों के मन में हो। तो कोकिला गाएं किंतु राग गाने को गावें। कोकिला को भी रचयिता, कोकिला को भी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने आग्रह किया है कि हे कोकिला तुम गाओ, तुम्हारी मधुर वाणी है, लेकिन जो राग होने चाहिए वो रोने का राग होना चाहिए, वो विलाप का राग होना चाहिए, ताकि अपने विलाप राग से तुम समस्त देश में इस जालियांवाले बाग में हुए कांड के बारे में तुम बताओ, राग गाकर समझाओ, लोगों को जगाओ, अपने मधुर वाणी ही सही, लेकिन जो राग आपका हो वो करुण राग होना चाहिए। उस करुण राग से लोगों के मन में एक कारुणिक भाव जगाओ। हे कोकिला आप गाइए, लेकिन आपके भाव में कारुणिक हो, आपके भाव में मधुरता नहीं हो, क्योंकि ये समय मधुरता या ये समय शोर मचाने या ये समय उत्सव मनाने का नहीं है। ये समय उन समस्त बलिदानियों के प्रति प्रतिकार करने का है, विद्रोह करने का है, और अपने देश के प्रति जो उन लोगों ने बलिदान उन लोगों ने जो शहादत दी है, उन लोग जो कुर्बान हुए हैं, वे लोग जो कुर्बान हुए हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके प्रतिकार को, उनके आवाज़ को मरने नहीं देना है, उनके आवाज़ को फिर से जागृत करना है और अपने अपने तन और मन विचार के माध्यम से उसे फलित करना है, उसे सफलीभूत करना है। तो कोकिला को कहती हैं कि कोकिला गावे, वसंत ऋतु से कहती है कि ठीक है कोकिला गाए, लेकिन वो कारुणिक स्वर हो, वो मर्माहत कर देने वाली स्वर हो, वो अंदर के हृदय के अंदर जो छुपी हुई करुण भाव है उसको जगा देने वाला स्वर हो, कि भ्रमर करे गुंजान कष्ट की कथा सुनावे, कि भ्रमर भी गाएं, भ्रमर भी गुंजायमान हो, लेकिन वो अपने गुंजन स्वर से उसकी कथा सुनावे, उस बलिदानियों की कथा सुनावे, फूल फूल जाकर लोगों के वातावरण में, मतलब कि वहाँ के वातावरण में घूमकर, जैसे भ्रमर जो है घूमते हुए गुंजन करता हुआ अपनी आवाज़ से ये प्रदर्शित करता है कि वो भ्रमर है और गुंजायमान हो रहा है। तो उनके गुंजायमान में वो स्वर हो, उनके गुंजायमान में वो कथा हो, उस बलिदानियों की कथा हो, ताकि समस्त लोग, समस्त भारतीय जलियांवाला बाग के इस हादसे को, इस दुर्घटना को अपने दिल में, अपने हृदय में समाए और एकजुट होकर, संगठित होकर उस हादसे का, उस हत्याकांड का जो प्रतिकार पूरे मनोभाव से समस्त देश एक साथ करे, जिससे कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो सके, बंधन मुक्त हो सके, स्वतंत्रता की जंजीर से मुक्त हो सके, स्वतंत्रता की बेड़ियों से भारत माता जो है वो बंधन मुक्त हो सके, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान ने आग्रह किया है। अगला लाइन देखें कि लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, कि आप वसंत ऋतु में पुष्प सजाना, उपवन सजे, लेकिन इतने सज धज के भी ना हो कि उनकी जो बलिदान, उनकी जो बलिदान के रूप में अपने उपहार को समस्त भारतीयों के बीच रखे हैं कि उसमें थोड़ा मलिनता आ जाए, ऐसा फूल ना सजाना। वसंत ऋतु से आग्रह है कि लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ गीले गीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु ना तुम उपहार भाव आदर, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि हे वसंत, आपके समय में सारे उपवन खिल उठते हैं, विभिन्न रंगों के
जो पुष्प खिलते हैं और जो अपने अपने सुगंध से इस वातावरण में विविधता, मोहक की विविधता लाते हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप फूल सजाएं, लेकिन इतने भी सजीले ना हो कि उनकी कुर्बानी मंद हो जाए। हो सुगंध भी मंद, फूल के पुष्प के सुगंध भी मंद होने चाहिए, धीमे होने चाहिए। अगर हो तो उनके ही सम्मान में बहने चाहिए कि ओस से कुछ गीलेगी। ओस यहाँ पर जो है आंसू के रूप में, कि आप अपने फूलों पर ओस की बूंदे जो रखते हैं, जो वसंत के ऋतु के मौसम में देखा जाता है कि सवेरे सवेरे प्रातः काल में जब हम लोग पार्क की ओर, उपवन की ओर जाते हैं, तो फूलों पर मोतियों सा कुछ जल बिंदु, जिसे हम लोग ओस कहते हैं, वो पड़ा। तो ये ओस की बूंदों से फूल गीले हों, ऐसा प्रतीत हो कि उस हत्या के उस हत्या से मर्माहत होकर समस्त भारतीयों के साथ साथ फूलों ने भी आंसू बहाए हैं। वो ओस के बूंद ना झलककर आंसुओं की बूंद सा प्रतीत होना चाहिए। हे वसंत, इस जलियांवाले बाग में, इस जलियांवाला बाग में तुम्हारा आगमन इस प्रकार होना चाहिए। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना। ये समस्त प्रकृति जो तुम्हारे आगमन पर खिल उठती हैं, हवाएं चलने लगती हैं, सुगंध मलया की तरह सुगंध मलया पवन बहने लगती हैं, ये सारे भाव जो तुम्हारे प्रति प्रदर्शित होते हैं, ये भाव आकर ना दर्शाना, आपसे आग्रह है। और स्मृति में पूजा है तो यहाँ थोड़े बिखराना। और उन बलिदानियों की स्मृति में, उन बलिदानियों की याद में, उन निहत्थे भारतीयों की याद में जो सभा में बैठे अपनी प्रतिभागिता, अपने सोच और मानसिकता को देश के प्रति समर्पित कर रहे थे, वैसे भारतीयों के नृशंस हत्या के से मर्माहत होकर करुण भाव से जो आपके समय में फूल खिले हों, उस फूल से उनके स्मृति पर समर्पित करना, उन्हें आदर भाव प्रस्तुत करना कि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर। इस पद्य में भारत वीरों, भारत के जो सपूतों के संदर्भ में रचयिता कवयित्री अपने भाव प्रकट करती है कि भारत के लोग चूँकि निरक्षर थे, पढ़े लिखे उतने नहीं थे, जन सामान्य लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसी कारण उन्हें दास्ता स्वीकार करनी पड़ती थी। इसी कारण कई कई दिनों तक भूखे रह करके अंग्रेज अफसर के घर या उनके ऑफिस में या उनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत बात उन्हें मानना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी, कई कई दिनों तक भूखे रहने पड़ते थे, और ऊपर से कोड़ों की मार सभी मजदूरों को पड़ता था, सही समय पर भोजन नहीं मिलता था। तो ये सब कई ऐसे दृश्य जो आपने पढ़ा है इतिहास में, जो आपने हिंदी में पढ़ा है, जो आपने उनके बारे में जाना है। तो यहाँ कवयित्री ने समस्त भारतीयों को कोमल बालक कहा है। कोमलता इसलिए कि अपने भाव उन्होंने देश के प्रति समर्पित किए, अपनी मानसिकता उन्होंने देश के प्रति समर्पित की कि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। ये समस्त भारतीयों के सम्मान में लेखिका ने, रचयिता ने कहा कि यहाँ इस पार्क में, इस सभा में जो बैठे हुए हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, भारत माता के ओर से कह रही है रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि यहाँ जो बच्चे, यहाँ जो वीर सपूत, यहाँ जो भारतीय उस हत्या का जो उस हत्या के जो शिकार हुए हैं, वे कोमल बालक, वो देश के प्रति सोचने वाले निर्विकार भाव से, निस्वार्थ भाव से जो देश के प्रति सोच रहे हैं, अपने मातृभूमि के प्रति सोच रहे थे, ऐसे कोमल बालक, ऐसे कोमल बच्चे, भारत माता के बच्चे यहाँ गोली खाकर मरे हैं। कैसे कि कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। हे वसंत ऋतु,
अगर आप कलियां उपजाना चाहते, अगर आप कलियां खिलाना चाहते हैं, अगर अपने प्रकृति में आप फूलों के महक लाना चाहते हैं, तो थोड़े से फूल आप उनकी स्मृति में, उनके आदर में यहाँ बिखरा देना, उनके स्मृति में यहाँ बिखरा देना, उन्हें सम्मान देते हुए यहाँ बिखरा देना कि आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। जितने भी वहाँ भारत के सपूत की हत्या हुई, उन सभी के मन में एक सोच, उन सभी के विचार में एक सोच, अपने देश के प्रति सोच, एक स्वप्न कि हम लोग उस समय तो वो लोग वही सोचते थे कि हम लोग सभी मिल करके इस देश को अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त करेंगे, हम लोग अपने संघर्ष के माध्यम से इस देश से अंग्रेज़ों को भगाएंगे। लेकिन क्या हुआ? ये उनकी सोच, ये उनकी कल्पना, ये उनका सपना, ये उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। तो आशा, जो एक उम्मीद थी मन में, एक आशाओं से जो हृदय भरे पड़े थे, वो हृदय छिन्न भिन्न हो गया, उनकी गोलियों से बिखर गया, उनकी आशाएं बिखर गई, उनके स्वप्न बिखर गए, उनकी ख्वाहिशें बिखर गई। तो अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। आज जो ये मरे पड़े हैं, जिनके लिए मैं आपको शोर मचाने से, उमंग मनाने से रोक रही हूँ, ये अपने अपने परिवार से अलग आज इस देश की माटी के लिए मरे पड़े हैं। कि कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए गिराना। अगली पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। कवित्री कहती हैं कि अधकली खिलियां कुछ यहाँ भी, अगर एक बालक की हत्या हुई है तो उस सभा में प्रौढ़ भी थे, उस सभा में वृद्ध भी थे, क्योंकि उस समय जो संघर्ष जो चल रहा था, स्वतंत्रता के प्रति जो संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा था, परतंत्रता के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, जो उनके विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, उसमें क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने भाव से इस देश की सेवा का प्रण लिया था। और उस प्रण का जो सपना था उस जलियांवाला बाग में टूटा, बिखर गया। उनकी गोलियों की मार से, उनकी गोलियों से छल्ली हो गया उनके जो सपने थे, उनकी जो ख्वाहिशें थी। तो कवियत्री कहती है कि कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, कुछ इस जगह भी अपनी अधखिली कलियों को समर्पित करना है वसंत, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। फूलों पर जैसे ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं, ये ठीक उसी प्रकार कवियत्री ने प्रस्तुत किया है, जैसे कोई रो करके, जैसे कोई जैसे आंखें रोई हो और आंसू बाहर निकले हो। तो इस प्रतिरूप में कवित्री कहती हैं कि करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। आप ओस की बूंदों को इस प्रकार यहाँ बिखेर देना, ऐसा महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो को मानो आपने भी उनकी शहादत पर आंसू बहाए हैं, आपको भी उनकी करुण दृश्य पर आंसू आ गए हैं। आपकी आंखों से भी, हे वसंत, आपकी आंखों से भी इस कारुणिक दृश्य को देखकर आपकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो, ऐसा महसूस हो। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। वृद्ध भी नहीं बचे हैं, युवा नहीं बचे, वृद्ध नहीं है बचे, तो वृद्ध भी जो है मरे। वृद्ध का मतलब बूढ़ा, तो वृद्ध भी मरे हैं यहाँ गोली खाकर। शुष्क पुष्प कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर। तुम जो हे वसंत, आप इस वृद्ध के स्मृति पर भी अपने फूल से उन्हें सम्मान बिखेर देना, अपने फूल से उन्हें आदर सम्मान देना। अंतिम पंक्ति है इस कविता की कि यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना। हे वसंत, आप अपने सारे क्रियाकलाप करना, आप अपने सभी
क्रियाओं को दोहराना, आप अपने सभी क्रियाओं को करना जिस प्रकार से आपके आगमन से वातावरण का जो वातावरण जो खिल जाती है, जो वातावरण जो एक अलग प्रकार के जोश से, उमंग से भर जाता है। आज ये जोश, ये उमंग, ये जो खिला खिला जो पुष्पों का रंग, ये सभी चीज़ें, ये सभी वस्तुएं, ये सभी घटनाएं उन सभी बलिदानों के प्रति आदर भाव से समर्पित करना है वसंत। क्योंकि जलियांवाला बाग जो साक्षी बना पड़ा है उन समस्त भारतीयों के रक्त का साक्षी बना पड़ा है, जो देश की सेवा की सोच में, देश की सेवा के सोच में बहे हैं। तो ये सब करना हे वसंत, किंतु बहुत धीरे से आना। हे वसंत किंतु शोर मचाना नहीं। हे वसंत किंतु शोर मत मचाना, ये सब करना। ये है शोक स्थान, यहाँ न शोर मचाना। अंत में कवियत्री कहती हैं कि ये शोक स्थान है, यहाँ आते ही लोगों के मन करुण भाव से भर जाते हैं। उन समस्त भारतीयों के प्रति आदर भाव से उनके हृदय भर जाते हैं, उनके आंखें भी छलछला जाती हैं। उनके कथा को सुनकर ही आने वाले लोगों का हृदय विदरित हो जाता है, हृदय करुण भाव से भर जाता है, आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तो ऐसे अवस्था में तुम शोर कैसे मचा सकते हो वसंत? तो इसलिए आप शोर मत मचाना। आप भी अपने क्रियाकलाप के माध्यम से उन समस्त भारतीयों, उन समस्त सपूतों, वृद्ध मरे हैं, युवा मरे हैं, बच्चे मरे, उन समस्त मृत प्राय हो चुके, तन से मृत प्राय हो चुके उस समस्त भारतीयों के प्रति आदर व्यक्त करना। ये कविता के कुछ हमने मीनिंग बताए, कुछ तरीके बताए। अब आइए कुछ इसमें जो शब्दार्थ है वो मैं लिखूं।